नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ मौर्य और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लॉ फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 को समझने वाले हैं। तो और चूंकि दोस्तों अध्याय 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यह बताता है कि हर वह कार्य जो आपको देखने में अपराध जैसा लगे और महसूस हो कि वो अपराध है, लेकिन वास्तव में वो अपराध ना हो, क्योंकि कानून केवल परिणाम नहीं देखता है बल्कि स्थिति, परिस्थिति, इरादा और मानसिक स्थिति को भी देखता है। और यही पूरा दर्शन अध्याय 3 में छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो अभी कर लीजिए। दोस्तों, अध्याय 3 में धारा 24 से लेकर के 44 तक है दोस्तों, यानी इस अध्याय में कुल 21 धाराएं हैं और यह पूरा अध्याय क्रिमिनल लायबिलिटी को सीमित करता है। दोस्तों, धारा 24 में सामान्य अपवादों के प्रभाव को बताया गया है और कहा गया है कि धारा 24 यह कहती है कि यदि कोई कार्य इस अध्याय में दिए गए अपवादों के अंतर्गत आते हैं तो वह अपराध नहीं होगा। दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि यदि मामला धारा 25 से 44 के अंदर फिट हो जाता है तो आप दंडित नहीं होंगे, आप छूट जाएंगे। दोस्तों, धारा 25 में तथ्य की भूल को समाहित किया गया है और कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में तथ्य की भूल में कार्य करता है और उसे ईमानदारी से विश्वास है कि जो यह कार्य कर रहा है वो वैध है, तो अपराध नहीं होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि तथ्य की भूल मान्य है लेकिन कानून की भूल मान्य नहीं है। यानी कि उदाहरण के तौर पर दोस्तों, कि यदि पुलिस अधिकारी वारंट समझकर गिरफ्तारी करता है पर बाद में पता चलता है कि वारंट त्रुटिपूर्ण था, तो अधिकारी दोषी नहीं होगा यदि उसने सद्भावना में कार्य किया है। लेकिन अगर उसे पता था और पता होने के बाद भी उसने गिरफ्तार किया है तो फिर वो दोषी माना जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं धारा 26 में। तो धारा 26 में न्यायिक कार्य के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि यदि न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय देता है तो वह अपराध नहीं होगा, भले ही निर्णय बाद में गलत साबित हो जाए। यह न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दोस्तों, धारा 27 में न्यायालय के आदेश का पालन करने हेतु कहा गया है और कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश का पालन करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि कानून कहता है कि आदेश का पालन अपराध नहीं हो सकता। दोस्तों, धारा 28 में वैध अधिकार में विश्वास के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यदि व्यक्ति सद्भावना में यह मानता है कि उसे जो कार्य करने का अधिकार है तो वह अपराध नहीं होगा। यहाँ सद्भावना और उचित सावधानी महत्वपूर्ण मानी गई है। दोस्तों, धारा 29 के अनुसार दुर्घटना को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि यदि कोई वैध कार्य करते समय बिना आपराधिक इरादे से दुर्घटनावश कोई हानि हो जा रही है तो वह अपराध नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें 3 मुख्य शर्तें हैं कि कार्य वैध हो, उचित सावधानी बरती गई हो और आपराधिक इरादा ना हो। दोस्तों, धारा 30 में आवश्यकता को परिभाषित किया गया है और कहा गया है यदि बड़ी हानि से बचने के लिए एक छोटा सा नुकसान कर दिया जाए या नुकसान किया गया है तो अपराध नहीं होगा। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बाढ़ में दरवाजा तोड़कर व्यक्ति को बचाना अपराध नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आते हैं धारा 31 में। तो धारा 31 में 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। दोस्तों, यह सिद्धांत जो है ये डोली इनका प्लेक्स का सिद्धांत है। और दोस्तों, अब आते हैं धारा 32 में। धारा 32 में 7 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं और अपनी कृत्य कर रहे हैं उसकी जो प्रकृति है उसको समझने में जो है सक्षम नहीं है तो उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, यह धारा 32 कहती है। और साथ ही अदालत उसकी जो समझ है उसका परीक्षण करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय
लिया जा सकता है। दोस्तों धारा 33 में मानसिक अस्वस्थता को बताया गया है। यदि अपराध के समय व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसने जो कृत्य किया है उसके प्रकृति का ज्ञान नहीं था, तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। दोस्तों यह इंसैनिटी डिफेंस है। दोस्तों धारा 34 में नशा को बताया गया है कि यदि नशा अनैच्छिक था तो दायित्व नहीं है, यदि स्वेच्छा से नशा किया गया तो छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों इसका मतलब यही है कि धारा 34 में अगर आप के अनुसार अगर आप नशे में और जो किसी दूसरे ने आपको जो है जबरदस्ती पिला दिया हो और कोई गलत काम हो गया हो तो आप अपराधी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने स्वेच्छा से नशा कर लिया है, उसके बाद आपने कोई गलत कार्य किया है, तो आपको यह छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों धारा 35 में सद्भावना को बताया गया है और कहा गया यदि कोई कार्य भलाई के लिए और उचित सावधानी के साथ किया जा रहा है तो वह अपराध नहीं होगा। दोस्तों धारा 36 के अनुसार सहमति को बताया गया है और कहा गया यदि व्यक्ति की वैध सहमति से कार्य किया गया है तो अपराध नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मृत्यु या गंभीर चोट की स्थिति में कुछ निश्चित सीमाएं होती हैं, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोस्तों धारा 37 में जोखिम की सहमति को बताया गया है। कहा गया कि यदि व्यक्ति स्वयं जोखिम स्वीकार करता है तो बाद में वह शिकायत नहीं कर सकता है। इसका मतलब यही है दोस्तों धारा 37 में कि अगर आपको पता है कि हाँ आप जो है कुएं में जा रहे हैं, कूद रहे हैं और उसके बाद आपको कोई जोखिम होता है तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। दोस्तों धारा 37 के अनुसार अभिभावक की सहमति। दोस्तों इसमें बच्चे की या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मामले में जो है अभिभावक की सहमति मान्य हो सकती है, ऐसा धारा 38 में बताया गया है। दोस्तों धारा 39 में बिना सहमति भलाई की बात कही गई है और कहा गया कि यदि आपात स्थिति में सहमति लेना संभव ना हो तो भी भलाई के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में आग लगी है और उसको बचाना है तो दरवाजा तोड़ के आप बचा सकते हैं, इसके लिए सहमति लेना जरूरी नहीं है और यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोस्तों धारा 40 के अनुसार निजी प्रतिरक्षा को बताया गया है और कहा गया कि हर व्यक्ति को अपनी और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का संपूर्ण अधिकार है। दोस्तों धारा 41 में एक सीमा बताई गई है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार असीमित नहीं है, आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग अपराध माना जा सकता है। दोस्तों धारा 42 में मृत्यु तक की प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें यह कहा गया कि यदि हमला जानलेवा हो तो हमलावर की मृत्यु तक बल प्रयोग जो है वैध हो सकता है। दोस्तों धारा 43 में संपत्ति की रक्षा की बात कहते हुए कही गई है कि डकैती, लूट, आगजनी जैसी गंभीर परिस्थितियों में कठोर प्रतिरक्षा की अनुमति है। दोस्तों धारा 44 में प्रतिरक्षा कब समाप्त होगी इसके बारे में बताया गया है और यह कहा गया कि जैसे ही खतरा समाप्त हो जाता है तो प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास खतरा जो था वो समाप्त हो गया, उसके बाद में आपने कोई अपराध कर दिया तो अपराधी माने जाएंगे आप। लेकिन अगर आपके पास जो खतरा था वो खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो आप प्रतिरक्षा नहीं कर सकते और प्रतिरक्षा के नाम पर उसको जो है मार नहीं सकते हैं या प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में ये नहीं कह सकते कि उसको हानि पहुंचाई जाए। दोस्तों अध्याय 3 हमें सिखाता है कि कानून केवल सजा देने का साधन नहीं है, यह न्याय का साधन है और हर जो है गलत परिणाम अपराध नहीं होता है। इरादा, परिस्थिति और मानसिक स्थिति यह सब देखा जाता है। दोस्तों जुडिशरी एग्जाम में यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगली वीडियो में हम अध्याय 4 को समझने वाले हैं। तब तक के लिए विदा चाहते हैं और साथ ही अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। जय संविधान।